Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO1 जो कि हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हमारा पार्ट 4 है यूनिट नंबर 14 का, और जो यूनिट 14 है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के लेवल को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अकर होता है, एंड दैट इज़ बेसिकली द इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बेसिकली 3 तरह के लेवल्स थे जो कि हमने डिस्कस करे प्रीवियस वीडियोस में, और 2 लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। एंड अब की जो ये वीडियो है इसमें हम लास्ट और हमारा जो थर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है एक बार उसको भी देख लीजिएगा ताकि प्रीवियस जो लेवल्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड हमारा मिशन याद रखिएगा जो कि है 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से लेवल्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला लेवल होता है इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एंड थर्ड जो कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, व्हाट इज़ इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप लोगों को पता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक ये टॉपिक आपको 101% समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो एंड होने तक आपको सारे पॉइंट्स मेमोराइज कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर। So intergroup conflict is also known as organizational conflict, refers to the conflict between two groups, departments or sections of an organization। तो कोई भी ऐसा conflict जो कि organization में 2 groups, 2 department या 2 sections के बीच में होता है वो बेसिकली इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को एक और नाम से जानते हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिए कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। Now the next point says intergroup conflict is highly visible, frequent and exists due to the following reasons। तो जो intergroup conflict होता है काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि एक कंपनी में जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादा उनको मैनेज करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इंटर ग्रुप जो कॉन्फ्लिक्ट हैं दैट अकर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और एक ग्रुप आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है। ओके, तो इसीलिए ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं। और 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं। तो वो 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस हैं उनके नाम जान लेते हैं और फिर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे उनको। तो सबसे पहला है टास्क इंटरडिपेंडेंस। तो सबसे पहला रीज़न क्या है जिसकी वजह से इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? दैट इज़ बिकॉज ऑफ टास्क इंटरडिपेंडेंस। सेकेंड इज़ दी टास्क एम्बिग्यूटी, ठीक है, task ambiguity. Third is the goal incompatibility, and the fourth reason due to which intergroup conflict occur is competition for limited resources, and the fifth and the last one is the competitive reward system। तो ये 5 हमारे मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं। नाम फटाफट याद कर लीजिए। तो आई एम श्योर गाइज नाम आपको याद हो चुके होंगे। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले रीज़न के साथ में जो कि हमारा है टास्क इंटरडिपेंडेंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, सेक्शंस वर्क करते हैं, ग्रुप्स वर्क करते हैं, तो मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं जिसको हम बेसिकली टास्क इंटरडिपेंडेंस बोलेंगे। डिटेल में जान लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। सो टास्क इंटरडिपेंडेंस रेफर्स टू द एक्सटेंट to which 2 departments of an organization depend
on each other in the performance of their respective task for assistance, information, compliance and other coordinative acts. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो टास्क इंटरडिपेंडेंस बेसिकली उस चीज़ को रेफ़र करता है जहाँ पर दो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने रेस्पेक्टिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब जो ये इंटरडिपेंडेंस है, हो सकता है कि किसी तरह की असिस्टेंस हो या कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव टास्क, और किसी तरह का कंप्लाइंस या कोई प्रोसीजर है या फिर कोई कोऑर्डिनेटिव एक्ट है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन्ड है और वो डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और उसको फॉलो किए बिना आपका जो रेस्पेक्टिव टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज टास्क इंटरडिपेंडेंस। सो टास्क इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है, दो डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने रेस्पेक्टिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए। Now, task dependence exists when two groups function with relative independence but their combined output contributes to the overall performance. So, task dependence basically इसलिए अकर होता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट काम तो करते हैं इंडिपेंडेंटली, बट जो उनका आउटपुट होता है वो क्या करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कई सारे डिपार्टमेंट हो, बट सभी डिपार्टमेंट की जो आउटपुट है वो मिलकर ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बनती है। तो इसीलिए बहुत से केसेस में जो ग्रुप्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, कई केसेस पे असिस्टेंस करनी पड़ती है, और बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है जहाँ पर उन्हें एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में टास्क इंटरडिपेंडेंस होती है, चाहे कितना भी कोई डिपार्टमेंट कोशिश करे, टास्क इंटरडिपेंडेंस को वो फिनिश नहीं कर सकते। Now next point says sequential dependence occurs when one group's performance depends on another group's prior performance. In other words, interdependent departments exchange outputs and hence are mutually interdependent in accomplishing their task. तो guys, sequential dependence की अगर मैं बात करूँ, sequential means serial wise, जैसे कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है कि जो काम होता है वो स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, फिर वो आगे प्रोसेस किया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट को, फिर वो तीसरे डिपार्टमेंट को, फिर वो चौथे डिपार्टमेंट को, और हो सकता है उसके बाद फर्दर डिपार्टमेंट्स को होके वो कंप्लीट होता है टास्क। तो दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल डिपेंडेंस। यहाँ पर क्या है, आगे काम को कंप्लीट करने के लिए और जो अगला डिपार्टमेंट है उसको काम प्रोवाइड कराने के लिए पिछले डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई अ सीक्वेंशियल डिपेंडेंस अकर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरे ग्रुप की जो प्रायर परफॉर्मेंस होती है उस पर डिपेंड होती है। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिकली आउटपुट होता है उसका एक्सचेंज होता है, और दो डिपार्टमेंट, दो ग्रुप्स, दो सेक्शन इसीलिए एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं म्यूचुअली टू अकम्प्लिश देयर टास्क। चलिए, तो एक डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से सिक्वेंशियल डिपेंडेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि अपने एम्प्लॉय से काम कराना और उनकी जो अटेंडेंस है वो भेजना कि कितने एम्प्लॉयज़ ने डेली बेसिस पर काम किया। अब ये जो डेटा होती है उनकी अटेंडेंस की, ये भेजी जाती है एचआर डिपार्टमेंट को। ठीक है, एचआर टीम बेसिकली क्या करती है, इनकी एम्प्लॉयज़ की जो डेटा होती है जो कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट भेजता है उसको कलेक्ट करती है, और फिर इस डेटा को वो भेज देती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को वो डेटा भेजी जाती है, और ये डेटा भेजी जाती किसके थ्रू है, एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू। एंड एचआर डिपार्टमेंट को कौन भेजता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। और फाइनली जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वो सैलरी क्रेडिट कर देता है किनको, बेसिकली एम्प्लॉयज़ को। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बेसिकली सैलरी क्रेडिट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑपरेशंस टीम में, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस भेज रहा है एचआर डिपार्टमेंट को, और एचआर डिपार्टमेंट वो डेटा भेज रहा है
अकाउंट्स टीम को या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट फाइनली क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है सैलरी टू एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंशियल डिपेंडेंस है। मान लीजिए अगर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट डेटा ही ना भेजे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस का, तो एचआर टीम वर्क नहीं कर पाएगी। एचआर टीम के पास डेटा नहीं आएगी तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी वर्क नहीं कर पाएगा, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास डेटा नहीं आएगी तो बेसिकली क्या है, सैलरी क्रेडिट नहीं होगी एम्प्लॉयज़ की, फिर वो एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, यही टास्क इंटरडिपेंडेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और इस टास्क इंटरडिपेंडेंस की वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट भी अकर हो जाते हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। So next point says whenever there is interdependence, conflict arises from differences in performance expectations. Such conflicts become more serious when the more the activities of one group affect the performance of the other groups, and the wider the range of activities in a group that are affected by another, and workflow is more unstructured. सो गाइज बात करें जहाँ पर भी इंटरडिपेंडेंस होती है तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। जब एक डिपार्टमेंट या एक सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे डिपार्टमेंट या फिर सेक्शन से परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट कर देते हैं तो कन्फ्लिक्ट अकर हो जाता है। और ये कन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा सीरियस तब हो जाते हैं जब एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ क्या करती है, दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को क्या वो करती है, इम्पैक्ट करती है बेसिकली। और दूसरी जो एक ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि जब आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है और एक दूसरे को एक्सचेंज करना है आउटपुट का, तो उस केस में जब जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होंगे बिटवीन द ग्रुप्स। और जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस होगी इंफॉर्मेशन की, असिस्टेंस की, उसके अकॉर्डिंग भी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट आकर ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका वर्क फ्लो जो है वो अगर अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपको पता नहीं है किस डिपार्टमेंट से डेटा ऑब्टेन करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो ये केस भी ऐसा होगा जहाँ पर आपकी जो टास्क इंटरडिपेंडेंस है वो कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बाकी तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको। नाउ बात करेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न की जिसकी वजह से इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं, वो है टास्क एम्बिग्यूटी। यानी कि टास्क जो आपके असाइंड हैं ग्रुप्स को वो क्लियर नहीं हो तो उस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट अकर हो जाता है। So when it is not clear which group is responsible for performing certain activities, it becomes a source of inter-group conflict, leading to the point where both the groups are upset with each other for the task left undone. तो guys जब भी आप ग्रुप में काम कर रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन के लिए, और तो ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप को क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन उस टास्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी एक्टिविटीज़ है आपकी उसको करने के लिए किसी ग्रुप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी ग्रुप्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो एक दूसरे से डिसएग्रीड होंगे, एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे। जो काम रह जाएगा आपका वो तो पेंडिंग रहेगा ही, और उस पर क्या हो रहे होंगे, आपके डिस्प्यूट्स हो रहे होंगे, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होंगे, फाइट्स हो रही होंगी। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, और जो भी क्लैरिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो प्रॉपरली असाइन करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी एक डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप ए जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा है हमारा ग्रुप बी। ठीक है, तो दो ग्रुप्स हैं हमारे, इनको कोई टास्क असाइन किया गया। अब ग्रुप ए जो है वो सोच रहे हैं कि ग्रुप बी जो है हमारा, दैट ग्रुप विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, और ग्रुप बी के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ग्रुप ए विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। तो जो टास्क था, सिंस क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि कौन सा ग्रुप करेगा उस पर्टिकुलर टास्क को, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं रखी गई थी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की, तो उस केस में क्या था, ग्रुप ए सोच रहा था कि ग्रुप बी कर लेगा उस काम को, और ग्रुप बी सोच रहा था कि ग्रुप ए कर लेगा उस टास्क को। तो इस केस में जो टास्क होगा वो आपका पेंडिंग रह जाएगा, सिंस नो ग्रुप वाज क्लियर अबाउट द टास्क।
और इसके बाद उस पेंडिंग टास्क की वजह से क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अकर हो जाएगा, दोनों ग्रुप आपस में लड़ेंगे एंड वो टास्क तो रह ही जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट अराइज हो जाएंगे और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इम्पैक्ट होगा। ओके, तो आप चाहें तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपका है नहीं इसमें कुछ डिस्कशन का। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। So next point says task ambiguity arises when the organization is growing or its environment is changing fast। तो टास्क एम्बिगिटी इसलिए अराइज होती है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में जब वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो या फिर जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हों, यानी कि डेली बेसिस पर कुछ नई एक्टिविटीज़ आ रही हैं जिसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हायर मैनेजमेंट जो है उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं है और सडन चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो उस केस में बेसिकली टास्क एम्बिगिटी अराइज हो जाती है। Now task ambiguity can also occur from unstructured and non-directive leadership। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है ना ही उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है फास्ट, तो उस केस में ये भी हो सकता है कि आपकी जो लीडरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की वो अनस्ट्रक्चर्ड है और नॉन डायरेक्टिव है। तो लीडरशिप का डायरेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अवॉइड एनी इंटर ग्रुप डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम टास्क एम्बिगिटी। सो देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं एंड दैट इज़ happening because there is no proper leadership। So without proper leadership the entire group will be in confusion। अगर clear instructions नहीं हैं और लीडरशिप में जो लीडरशिप के पोस्ट पर है या फिर आपके जो लीडर्स हैं वो अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो ग्रुप होगा वो काफ़ी कन्फ्यूजन में होगा और इससे कन्फ्लिक्ट भी अराइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, so this is what we have to take care of। We have to understand that point and we have to keep those points in our mind। Now let's talk about the point number 3 or the reason number 3 due to which the intergroup conflict or the organizational conflict arises। Now point number 1 says not everyone in the group is compatible always with the goals assigned to them which often leads to intergroup conflict। तो goals अगर आपके incompatible हैं तो ये भी intergroup conflict को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। बहुत से केसेस में देखा गया है कि ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उसमें सब के सब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कंपैटिबल नहीं होते विद द गोल्स जो कि उनको असाइंड किए जाते हैं, और ये जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है ये बेसिकली इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करती है विद इन द ग्रुप। नाउ गोल इनकम्पैटिबिलिटी एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इवन विद पॉजिटिव मैनेजरियल एफर्ट्स एंड फर्दर लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो गोल इनकम्पैटिबिलिटी चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितने भी अच्छे तरीके से मैनेज की जाए, मैनेजरियल जो एफर्ट्स हैं वो पॉजिटिव हों, 200% हो, तब भी आपके गोल इनकम्पैटिबिलिटी एग्जिस्ट होगी और गोल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ये याद रखिएगा पॉइंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं विद इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिपार्टमेंट, और हर कोई आपका कैपेबल नहीं होता, कंपैटिबल नहीं होता जो कि गोल्स आपके असाइंड होते हैं, और इसकी वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन एक ग्रुप में आता है, ग्रुप से डिससेटिस्फैक्शन आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ होता है एंड फर्दर वो ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्पैक्ट करता है। ओके, सो सिंपल सा एक डायग्राम आ चुका है आपके स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। इनकम्पैटिबल गोल्स क्या करते हैं, लीड टू डिससेटिस्फैक्शन इन द ग्रुप। तो ग्रुप में कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टिंगली बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोगों को डिसइंटरेस्टेड हैं, कुछ को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस अकर जब गोल इनकम्पैटिबल होते हैं आपके। तो ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे और इम्पॉर्टेंट रीज़न पर जो कि है कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। Now point number 1 says resources are very crucial for any organization and can decide the success or failure depending upon how efficiently they are used। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज बहुत क्रूशल होती हैं और रिसोर्सेज ही डिफ़ाइन करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर को।
अगर रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ की जाएंगी, एफिशिएंटली यूज़ की जाएंगी तो सक्सेस मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर एफिशिएंटली यूज़ नहीं की जाएंगी तो फेलियर मिल जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ध्यान रखिएगा, जो रिसोर्सेज हैं वो डिसाइड करेंगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या है। ओके, Now, most of the organizations work with limited resources to achieve their organizational goals. तो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दे तो आपकी जो मीडियम लेवल एंड स्मॉल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनके पास जो रिसोर्सेज होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू ही उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने होते हैं। तो ध्यान रखिए, एक तरफ तो रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड है, बट जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो आपकी कम नहीं हो सकती, वो तो बढ़ेगी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव करने और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। Now, when resources are limited, there arises dispute among the various groups of the organization related to their distribution. तो जब resources limited होती हैं तो इसकी वजह से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होते हैं। ओके, एंड जो कि अच्छी बात नहीं है। ये कन्फ्लिक्ट्स ही हमारे बेसिकली इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाते हैं। सो सच डिस्प्यूट्स फर्दर लीड टू इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो रिसोर्सेज काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी जो रिसोर्सेज होती हैं लिमिटेड होती हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और टू वेरियस ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तब आपस में ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है, जो कि बेसिकली डिस्प्यूट अराइज करता है और लीड करता है इंटर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्कशन का वो है कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम। तो कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। कैसे होते हैं, विल लेट यू नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the point number 1. There is a common belief that better performance can be achieved through competition, and this belief is reflected in the reward system. तो गाइज, ये जो कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड सिस्टम इसलिए आपका प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। और कंपटीशन की वजह से बेसिकली क्या होता है, लोग अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा देते हैं, काम ज़्यादा देते हैं, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। तो ये बिलीफ है आपका रिवॉर्ड सिस्टम का कि बेटर परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए जो ग्रुप्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए। ओके, नाउ कंपटीशन डज इंक्रीज परफॉर्मेंस इन दोज केसेस वेयर द टास्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो गाइस, कंपटीशन अगर हम बात करें तो वहाँ पर परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है या फिर इंक्रीज़ करता है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनका जो टास्क अगर इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, जहाँ पर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को नहीं इम्पैक्ट करेगी, एक ग्रुप की परफॉर्मेंस दूसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगी, आपस में वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम आपका बेस्ट है। उसके थ्रू आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दो एम्प्लॉयज़ हैं, दो ग्रुप्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी अगर जो टास्क हैं वो अगर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, तो उस केस में जो कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम है वो उनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा और फाइनली डिस्प्यूट अराइज करा देगा ऑर्गेनाइजेशन में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। So when the task require high levels of interdependence, तो जहाँ पर भी आपका कोई ऐसा टास्क है जिसमें बहुत ही हाई लेवल का इंटरडिपेंडेंस चाहिए आप बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और द ग्रुप्स, वहाँ पर जो कंपटीशन है वो हर्ट करेगा मेंबर्स एंड वर्क ग्रुप्स के कोऑपरेशन को, और फाइनली लीड करेगा किसको, इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर परफॉर्मेंस आपकी डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर, तो उस केस में कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम विल बी द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस।
बट अगर मान लीजिए जो टास्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे ग्रुप पर या फिर एम्प्लॉयज़ पर, उस केस में कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन टू यूज़। सो आई एम श्योर गाइज कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे सारे पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड दैट पॉइंट। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जो कि नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड योर वीडियो सून। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।